जख्म लगाकर उसका भी कुछ हाथ खुला, मैं भी धोखा खाकर कुछ चालाक हुआ। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानते, तब तक इस तरह की घटनाएं देश को परेशान करती रहेंगी। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने कि 140 करोड़ भारतवासी देशभक्त और राष्ट्रवाद को नहीं मानते हैं। यह संगीन आरोप मैंने नहीं लगाया है दोस्तों, बल्कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुंह से देश के लोगों के लिए ये अल्फाज निकले हैं। दरअसल 22 तारीख को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बाद बीजेपी सरकार के मंत्री का यह बयान आया है, जिसमें सारा ठीकरा जनता पर फोड़ा गया है। आप जानते हैं कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, उसमें पर्यटकों को निशाना बनाया गया। 35-36 सालों से जम्मू और कश्मीर आतंकवाद की चपेट में है, जिनमें कई निर्दोषों का खून बहा। लेकिन यह पहली बार है कि आतंकवादियों ने निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को बड़ी बेरहमी के साथ मारा और उन्हें बचाने के लिए सुरक्षा बल वहां मौजूद नहीं था। लिहाजा स्थानीय लोगों ने ही जान पर खेलकर पर्यटकों को बचाया। पूरे कश्मीर ने जिस तरह अपने मेहमानों के लिए अपने दिलों और घरों के दरवाजे खोले, उसकी अनेक अद्भुत मिसालें सामने आ रही हैं। लोग पूरी एकजुटता दिखा रहे हैं। वहीं विपक्ष भी इस मुश्किल घड़ी में सरकार को आश्वस्त कर चुका है कि सरकार जो भी फैसला लेगी, उसमें विपक्ष का पूरा सहयोग होगा। लेकिन क्या बीजेपी के लिए भी देश पहले है या उसका सांप्रदायिक एजेंडा और चुनाव पहले है? क्योंकि इस हमले के बाद मोदी न श्रीनगर गए और न ही सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए, बल्कि 24 अप्रैल को मोदी बिहार चले गए और एक जनसभा को संबोधित कर अघोषित तरीके से चुनाव प्रचार किया। वहीं मोदी से 2 कदम आगे पीयूष गोयल निकल गए हैं, जिनके हिसाब से आतंकी हमला करवाने के जिम्मेदार हिंदुस्तान के लोग ही हैं। इस बयान के बाद अब मोदी को लेने के देने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो 2014 के पहले वाले देश और 2014 के पहले वाले नरेंद्र मोदी का है, जिसमें मोदी सीमा पर हो रहे हमलों के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आइए जरा नरेंद्र मोदी को सुन ही लीजिए। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। तो इन बयानों को सुनकर समझ आता है कि कुछ भी हो, बीजेपी को ठीकरा दूसरे पर ही फोड़ना है। हालांकि इससे बीजेपी से जनता सवाल पूछना बंद नहीं करेगी। इसीलिए मोदी ने 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी में इस हमले के खिलाफ हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपने गुस्से को प्रकट किया था और दुनिया को सुनाया था कि अब आतंक के आकाओं की खैर नहीं, धरती के आखिरी कोने तक जाकर उन्हें ढूंढा और पकड़ा जाएगा। मोदी ने पाकिस्तान का नाम बिहार में नहीं लिया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया। पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए। राजनयिक संबंध यानी डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो सीमित कर दिए गए। बदले में पाकिस्तान ने भी भारत को खरी खोटी सुना दी। इस बीच जम्मू कश्मीर में कुछ ठिकानों को नष्ट कर दिया गया जो आतंकियों के बताए जा रहे हैं। लेकिन क्या इन सब से आतंकवाद की समस्या खत्म होगी? क्या जम्मू कश्मीर की खुशहाली लौट पाएगी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। मगर मोदी के लिए इस समय सबसे बड़ा सवाल बिहार में जीत का है। तभी तो राहुल गांधी तो पहलगाम के जख्म सहलाने कश्मीर पहुंच गए, लेकिन मोदी पहलगाम का चुनावी लाभ लेने के लिए बिहार पहुंच गए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हालिया बयान में भारत और पाकिस्तान दोनों को अपना करीबी मित्र बताकर मोदी को आईना दिखा दिया है कि ट्रंप पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ नहीं देंगे। जनता यह सब देख रही है और सवाल भी उठा रही है। इसीलिए मोदी सरकार ने इस बार जनता को ही कसूरवार ठहरा दिया है। तो आज आइए दोस्तों, आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री पद की गंभीरता साबित करने का एक बड़ा मौका चूक गए हैं नरेंद्र मोदी? क्या जनता पर उंगली उठाकर सरकार ने कर दी है बड़ी गलती? आगे बढ़ें, लेकिन इससे पहले एक बार फिर सुन लेते हैं। आइए जरा पीयूष गोयल को सुनते हैं, क्या कुछ कहा है उन्होंने। सुनिए जरा। जब तक 140 करोड़ भारतवासी देशभक्ति और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म मानते नहीं है, तब तक इस प्रकार की घटनाएं देश को परेशान करते रहेंगे।
कितने आराम से केंद्रीय मंत्री ने देश की आम जनता को देश के खिलाफ बता दिया और कह दिया कि लोगों में देशभक्ति नहीं है। क्या पीयूष गोयल के मुताबिक मोदी मोदी के नारे लगाना ही देशभक्ति है? जब मोदी बार बार इन 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताते हैं तो क्या मोदी राष्ट्रद्रोहियों को अपना भाई बंधु बता रहे हैं? बीजेपी ने पहले नेहरू गांधी जैसे स्वाधीनता सेनानियों का अपमान किया, विपक्ष की आवाज को दबाया, संविधान को बदलने की कोशिश की, अंबेडकर का नाम लेने को फैशन बताया, सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपात का आरोप लगाया, मुख्य न्यायाधीश को गृह युद्ध भड़काने वाला बताया और अब उस आम जनता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जो सारी तकलीफें सहते हुए चुपचाप अपना काम करती है ताकि देश आगे बढ़े, टैक्स भरती है ताकि राजकोष भरे, नियमों कानूनों का पालन करती है ताकि देश में अराजकता न फैले। ये सब देशभक्ति और राष्ट्रवाद नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन मोदी के मंत्री की नजर में इस देश के लोग जब तक बीजेपी की उन्मादी और नफरती राजनीति के तहत उत्पात नहीं मचाएंगे तब तक देशभक्त और राष्ट्रवादी नहीं कहलाएंगे। तो 11 सालों के मोदी के शासनकाल में देश ने कम से कम 4 बड़े आतंकी हमले देख लिए दोस्तों। 2016 में पठानकोट और फिर उरी, उसके बाद 2019 में पुलवामा और अभी 2025 में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। इसके अलावा 2020 में गलवान में चीन के साथ मुठभेड़ में 20 जवान शहीद हुए। ऐसे हर हमले के बाद मोदी ने जबान से आग तो खूब उगली है लेकिन देश को सुरक्षित नहीं कर पाए, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, सब तरफ पड़ोसी देशों से भारत के लिए चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। इन चुनौतियों का समाधान मोदी निकाल नहीं पाए, न ही उन्होंने किसी भी हमले में अपनी गलती स्वीकार की या इस्तीफे की पेशकश की। और अब मोदी के मंत्री की बेशर्मी देखिए कि इस बार सीधे जनता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। खैर, लोकतंत्र में जनता पर उंगली उठाने का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, यह तो तय है, क्योंकि संविधान पर खतरा दिखा तो जनता ने बीजेपी को बहुमत से पहले ही रोक दिया, 240 याद कीजिए। और अब जनता की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसा सवाल उठा है तो यह तय है कि जनता इसका भी माकूल जवाब देगी। खैर, आगे क्या होगा यह तो पता चल ही जाएगा, लेकिन बीते 11 सालों में आतंकवाद के मोर्चे पर मोदी कैसे नाकाम दिखे हैं यह आइए जरा समझ लेते हैं। 2 जनवरी 2016 को जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमला किया था जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। तब मोदी ने कहा था कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए खुफिया तंत्र और सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने का वादा भी किया गया था। इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने जांच शुरू की और पाकिस्तान के साथ सबूत साझा किए, लेकिन ठोस सैन्य जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद 18 सितंबर 2016 को उरी में फिर से जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला किया। इस बार 19 सैनिक शहीद हुए, यानी 8 महीनों के भीतर 26 सैनिक आतंकियों के कारण मारे गए। इस बार भी मोदी ने सुरक्षा बलों को पूरी छूट देने और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का वादा किया। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का दावा हुआ, लेकिन आतंकी गतिविधियों पर रोक फिर भी नहीं लगी। 3 साल बाद ही 2019 में फिर से जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावरों ने RDX से भरी गाड़ी को पुलवामा में सैन्य वाहन से टकरा दिया। 14 फरवरी को हुए इस हमले में 40 जवान शहीद हुए। मोदी ने तब देश के लोगों से कहा, आपका खून उबलता है, जिन्होंने ये किया वे भारी कीमत चुकाएंगे। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला किया। मोदी फिर चुनाव भी जीते और दूसरी बार PM बने, लेकिन आतंकी हमले नहीं रुके। लश्कर तैयबा से जुड़े रेसिस्टेंट फ्रंट यानी TRF ने इस बार पहलगाम में पर्यटकों को ही निशाने पर लिया और मोदी एक बार फिर अपना गुस्सा जुबानी तौर पर दिखा रहे हैं। मुंहतोड़ जवाब, धरती के अंत तक खदेड़ना और कल्पना से बड़ी सजा। ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र जैसा कोई हीरो अपने दुश्मनों को गुस्से में ललकार रहा है। मोदी भी हीरो बनना चाहते हैं तो बेशक बने, लेकिन उसके लिए जुबानी जमा खर्च से ज्यादा करके दिखाना पड़ता है दोस्तों। अभी तो आलम यह है कि मोदी कश्मीर जाने की जहमत नहीं उठा पा रहे हैं और न ही उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भागीदारी जरूरी समझी। यहां तक कि पाकिस्तान को भी जो धमकियां उन्होंने दी हैं, क्या वो कारगर साबित होंगी, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आइए जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए।
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला लिया है। आपको बता दूं कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी, जिसके तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियों यानी रावी, ब्यास और सतलुज का पानी भारत के हिस्से में आ गया और 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया। अब भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के पानी को रोकने का ऐलान किया है, लेकिन जानकारों के मुताबिक ये काम फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि पश्चिमी नदियों के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए बड़ी स्टोरेज और इतनी मात्रा में पानी का प्रवाह मोड़ने के लिए जितनी नहरों की जरूरत है, उसका भारत के पास फिलहाल अभाव है। भारत में फिलहाल 5 से 10% से ज्यादा पानी नहीं रोका जा सकता। बांध और जलाशय बनाने में समय लगता है। भारत में 5334 बड़े बांध हैं और लगभग 447 बांध निर्माणाधीन हैं। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम रिसर्च और पीपल्स के रीजनल वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट्स हिमांशु ठक्कर कहते हैं कि भारत में जो बुनियादी ढांचा है वो ज्यादातर नदी पर चलने वाले हाइड्रो पावर प्लांट्स का है, जिन्हें बड़ी स्टोरेज की जरूरत है। ऐसे हाइड्रो पावर प्लांट बड़ी मात्रा में पानी नहीं रोकते और बहते पानी के फोर्स का इस्तेमाल करके टरबाइनों को घुमाते हैं और बिजली पैदा करते हैं। बुनियादी ढांचे की कमी के कारण भारत संधि के तहत मिलने वाले झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के 20% हिस्से का इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। तो अब वो बाकी 80% पानी को कैसे रोकेगा और कहां रखेगा, ये बड़ा सवाल है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में उरी में हुए चरमपंथी हमले के बाद भारतीय जल संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया था कि वे सिंधु बेसिन के कई बांधों और वाटर स्टोरेज परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाएंगे, लेकिन अभी इस काम को कितना पूरा किया गया है, इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को प्यासे रखने का जो दावा मोदी सरकार कर रही है, उसे पूरा करना आसान नहीं दिख रहा है। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो इस हमले की निष्पक्ष जांच में सहयोग करेंगे, यानी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि वो युद्ध टालने की कोशिश में है। वहीं पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र भारत के लिए बंद कर दिया है, जिससे आने वाले वक्त में हवाई यात्रा महंगी होगी। इस बारे में शरद पवार ने मोदी सरकार को याद दिलाया है कि पुलवामा के बाद जब पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था तो भारतीय एयरलाइंस को 4 महीनों में 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब देखना होगा कि मोदी इन संभावित परिणामों पर कोई विचार करते हैं या नहीं करते हैं। हालांकि फिलहाल दिख रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार में बिना सोचे विचारे ही काम हो रहा है। पीयूष गोयल का बयान तो आपने सुना ही है। अब निशिकांत दुबे का एक और विवादास्पद बयान आ गया है। निशिकांत दुबे को आप जानते हैं, सांसद हैं 4 बार के, जिसमें उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश भी बड़ा छटपटा कर रहा है। उसका भी गंगा नदी का जो पानी है वो बंद करने का समय आ गया है। पानी पीकर जिएगा हमसे, गाएगा पाकिस्तान से। इससे पहले निशिकांत दुबे कलमा पढ़ना सीखने की बात कह रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने कहा है कि हिंदुओं को कुछ भी खरीदने से पहले दुकानदार का धर्म पूछना चाहिए और उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहना चाहिए। यानी बीजेपी हिंदू और मुसलमान के चक्कर में देश को पूरी तरह बर्बाद करने पर तुली हुई है। संविधान पर चोट करने के बाद अब वो लोगों की देशभक्ति पर सवाल उठा रही है और लोगों की रोजी रोटी भी खतरे में डाल रही है। यह सब बिहार में चुनावी फायदे के लिए है, लेकिन अभी तो लग रहा है कि मोदी को लेने के देने पड़ जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। खैर, शायर खुर्शीद तलब ने ठीक ही फरमाया है कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।